वापस आ गए हम लोग, स्टार्ट करते हैं दोबारा। जिस तरह हमने टाइटल की लेंथ पढ़ी है कि टाइटल की लेंथ 60 कैरेक्टर्स होती है, इसी तरह जो मेटा है इसकी जो लेंथ होती है, ये भी गूगल क्राउलर के लिए, जैसे टाइटल क्राउलर के लिए था, इसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन है, थोड़ी सी डिटेल मैसेज है, तो आप यूं समझ सकते हो कि आप अपने कीवर्ड को थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देते हो। टाइटल में आप अपना कीवर्ड एज ए हेडलाइन के तौर पर लिख रहे हैं, जबकि मेटा डिस्क्रिप्शन में आप इसको थोड़ा सा पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हो, यानी एक या दो सेंटेंसेस की शक्ल में, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो लेंथ की अवेलेबिलिटी है वो कितनी हो गई? अबाउट 160। अच्छा, अब आजकल मेटा कैसे चल रहा है और पहले कैसे चल रहा था? जैसे अभी हमने एक सर्च की थी, प्रोफेशनल किचन, तो ये वेबसाइट हमारे सामने आई। सो पहले क्या होता था, अभी आप जरा देखिएगा ये टेक्स्ट कहां से निकल रहा है। आवर रेंज ऑफ इक्विपमेंट स्पैन्स फ्रॉम गैस, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को खोल भी लेते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, और जरा ये देखते हैं कि टेक्स्ट कहां से आ रहा है। ये पता लगा कहां से आया है? मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट वेबसाइट की बॉडी में से आ रहा है, जबकि शुरू में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि तो मेटा डिस्क्रिप्शन ही ना हुई ना, फिर भाई ये तो बॉडी टेक्स्ट हो गया। बॉडी टेक्स्ट तो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन भी हेड में आ रही है और टाइटल के बिल्कुल नीचे आ रही है। शुरू में क्या हो रहा था, मतलब आज से कुछ साल पहले, 1 साल पहले तक, तकरीबन 8 माह या 1 साल पहले तक, मेटा डिस्क्रिप्शन हमेशा हेड पार्ट की मेटा में से निकलती थी। बेसिकली क्या चीज़ है ये भी आपका कीवर्ड है, और गूगल ये देखता था कि क्या किसी ने कीवर्ड स्पेसिफाई किया हुआ है टाइटल में, क्या किसी ने कीवर्ड स्पेसिफाई किया हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ये टेक्स्ट निकल के आता होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब गूगल ने अभी तक मेटा डिस्क्रिप्शन को एंड नहीं किया, स्टिल मेटा डिस्क्रिप्शन वैलिड है। अब ये गूगल की मर्जी है कि वो जब कोई बंदा सर्च क्यूरी लिखेगा तो ये जो मेटा का टेक्स्ट है, यानी वो जो सब टेक्स्ट आ रहा है टाइटल के नीचे, क्या वो मेटा डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट होगा या आपकी वेबसाइट की बॉडी का? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अब गूगल ये समझता है कि भाई अब बहुत सारा कंपटीशन भी हो चुका हुआ है, और मेटा डिस्क्रिप्शन का जो मैक्सिमम साइज है वो तो है 160 कैरेक्टर्स, और किसी भी वेबसाइट को ढूंढने वाले जो लोग हैं वो तो बहुत सारे हैं, और उनकी इंटेंट भी डिफरेंट हो सकती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर यूज़र की इंटेंट 160 कैरेक्टर्स में कवर हो सके। सो अब गूगल ने ये कहा, ये 1 साल पहले की अपडेट थी गूगल की, कि अब वो मेटा डिस्क्रिप्शन में सिर्फ, यानी डिस्क्रिप्शन वाली साइट पे जो सर्फ के ऊपर वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन आती है, वहां पर वो सिर्फ टेक्स्ट मेटा डिस्क्रिप्शन से नहीं लेगा, बल्कि अब वो वेबसाइट के अंदर से भी टेक्स्ट निकाल सकता है। अब वो वेबसाइट के अंदर से भी टेक्स्ट निकाल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। वजह क्या हुई है? वजह हुआ है कंपटीशन। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि भाई किसको करे, सभी ने तो मेटा में लिख दिया। अब उसने कहा जिसने अपनी वेबसाइट अच्छी बनाई होगी और यूजर्स की इंटेंट पे बनाई होगी, जैसे कोई भी यूजर कोई क्यूरी लिखेगा तो क्या नजर आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमें इसी वेबसाइट को मैंने ढूंढा और इसके अंदर से क्या निकला, ये निकला, इसने मेटा डिस्क्रिप्शन इसको बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और यूजर कुछ और लिखे तो वो उसको मेटा डिस्क्रिप्शन वाली जगह पर कुछ और टेक्स्ट दिखाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा आया, उसने कुछ ढूंढा, जैसे आप कुछ ढूंढना चाहते हैं किताब में से और सर्च की कमांड लगाएंगे आप, तो क्या करेगा? आपको उस हिस्से पे ले जाएगा। इसी तरह इसने कहा कि एक बंदा गूगल पर आकर कुछ ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एक खास इंटेंट है। इस पूरी वेबसाइट में उसकी इंटेंट से मैच होता हुआ कंटेंट कहां पर है? अगर तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से निकालेगा, और अगर वो मेटा से नहीं है तो
अब हम जरा देखेंगे इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन क्या हमने लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। जरा इसका कोड में जाते हैं, देखिएगा जरा, बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ये लेटेस्ट अपडेट है ये। अब ऐसे कह रहा है हम लिखते हैं, मगर उठाएगा तो वही ना। कर क्या रहा है, गूगल का अपना सिस्टम देख रहे हैं ना आप, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। अब आप किसी एक वेबसाइट के अंदर से कुछ सर्च करते हैं, आप सबकी इंटेंट डिफरेंट हो सकती है ना कि आप क्या चाहते क्या हैं, आपको क्या देखना है, आपको क्या लेना है। यहां है, जरा इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये आ रही है ना लाइन नंबर 8। ठहर, मैंने रिकॉर्डिंग शायद ऑन नहीं की हुई है, ठीक है। लाइन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेटा हेड का पार्ट है, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल्स टू दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये लिखा हुआ है हमने इसमें 160 कैरेक्टर्स में। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक सर्च क्वेरी और लिखते हैं। क्या था ये, प्रोफेशनल किचन। ये तो दूसरी वेबसाइट आ गई ना, नीचे है, जरा देखते हैं वो वेबसाइट आती है। इस दफा मेटा डिस्क्रिप्शन देखें, चेंज हो गया डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, तब्दील हुआ कि वही आ रहा है जो पहले आया था। हालांकि वेबसाइट तो एक ही है, सिर्फ क्या हुआ, यूजर की इंटेंट चेंज हुई। मतलब यूजर ने क्या कहा इस दफा, यूजर ने इस दफा लिखा दस्तगीर, पहले लिखा था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो उसने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को डिफाइन किया और वेबसाइट में से वो टेक्स्ट निकाल दिया ताकि यूजर को लगे कि भाई मैं जो कुछ ढूंढ रहा हूं मुझे मिल गया। अब हमने क्या लिखा, दस्तगीर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल किचन, तो अब उसने कहा कि भाई इसकी इंटरेस्ट स्पेशली दस्तगीर इंजीनियरिंग वाले प्रोफेशनल किचन में है, तो किस जगह पर दस्तगीर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल किचन लिखा हुआ है, इसने उसी को उसका मेटा बना दिया। किसको देखने हम मेरा, इस टेक्स्ट को देखते हैं। पहले भी यही वेबसाइट आई थी, देखें प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और पहले ये वाला जो टेक्स्ट था ये कुछ और था, इस दफा ये टेक्स्ट कुछ और हो गया। पहले गूगल क्या करता होता था, हर हालत में वो टेक्स्ट कहां से निकालता था, ये वही है। इस दफा जो टेक्स्ट निकला है आपको पता लगेगा इस दफा कहां से निकला है, इस दफा मेटा डिस्क्रिप्शन में से निकला है, जबकि पिछली दफा बॉडी में से निकल रहा था। इसी तरह और लोगों की इंटेंट डिफरेंट हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है जो उनके कंटेंट में मौजूद हो और वो उसे ढूंढ रहे हो, तो जिस पेज के जिस हिस्से पर वो कंटेंट मौजूद होगा उधर से ही वो पीस निकालेगा, एक पैराग्राफ निकालेगा और यहाँ पर पेस्ट कर देगा ताकि देखने वाले को लगे कि भाई जो मैं ढूंढ रहा था ये वही चीज मुझे मिली है। ये स्ट्रेटेजी है जो गूगल की चेंज हुई। पहले क्या होता था, ऑलवेज उसने जो टेक्स्ट निकालना था वो कहां से निकालना था, मेटा डिस्क्रिप्शन में से। अब उसने क्या कहा कि भाई अब तो हम लोगों की इंटरेस्ट पे काम करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब बिल्कुल 100% अगर हम कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तो कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा अगर हम उस कीवर्ड के साथ लोगों की इंटेंट पे भी काम कर रहे होंगे। यानी अगर हम ये कहते हैं किसी बंदे को प्रोफेशनल किचन चाहिए तो कैसा किचन होना चाहिए, उसमें क्या चीज चाहिए, उसके क्या फीचर्स होंगे, बंदा तो वही लिखेगा ना। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हो, हर बंदा तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं लिखेगा। हो सकता है किसी के ज़हन में एसईओ हो, किसी के ज़हन में सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, किसी के ज़हन में पीपीसी एड्स हो, तो वो अपनी क्यूरी उसी तरह लिखेगा। तो अब क्या होगा, जैसे को बंदा क्यूरी लिखेगा तो कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का ही निकलेगा अंदर से। लेकिन क्योंकि आपने मुख्तलिफ लोगों की इंटेंट को टारगेट कर लिया तो आप ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने ये चीज नहीं की और एक बहुत ही टिपिकल किस्म का कंटेंट लिखा हुआ है और फोकस इस पे किया हुआ है सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन पर, तो हर दफा क्या होगा, मेटा में से टेक्स्ट निकलेगा, ठीक है, और रैंक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आज की तारीख तक गूगल ने अभी तक मेटा को डेड नहीं किया। यानी आज भी गूगल ये कहता है कि आप मेटा यूज करें, हालांकि वो ज्यादा फोकस किस पे कर रहा है, बॉडी पे कर रहा है। नहीं, आपकी बॉडी पे कर रहा है और इंटेंट पे कर रहा है, लेकिन अभी भी वो कह रहा है मेटा आपने लाजमी लिखना है। कितना बड़ा लिखना है, 160 कैरेक्टर्स का लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने कीवर्ड और सब कीवर्ड को डिफाइन करना है 160 कैरेक्टर्स में मेटा के अंदर। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंटली अब हमें यह भी समझ में आ गया कि हमारी वेबसाइट की जो बॉडी है उसमें भी हमने अपने कीवर्ड्स को डिफाइन करना है। समझ में आया कि नहीं ये बात, ये गूगल ने बताया ना, कहता भाई आप जो चीज बेच रहे हैं आपने जिन कीवर्ड्स को टारगेट किया उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें।
क्योंकि जब आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो यूजर्स की क्यूरी के साथ आपकी एक्सप्लेनेशन मैच करेगी। तो जब वो मैच करेगी तो गूगल उस कंटेंट को ज़्यादा दिखाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब वो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना बेसिकली स्टोरी होनी चाहिए, यूं कह लें, या वो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो एक जनरल डिस्कशन होनी चाहिए यूजर के साथ। यानी मैसेज इस तरीके से लिखा हो कि भाई ऐसे लगे जैसे आप यूजर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसकी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप रैंक होने के चांसेस आपके और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब सिंपल कंटेंट राइटिंग नहीं रही, बल्कि अब यूजर की इंटेंट उसके अंदर शामिल हो गई है। और एक तरीका यह है कि मैं पैराग्राफ्स की शक्ल में आपको पढ़ाऊं, और एक तरीका यह है कि मैं आपसे कम्युनिकेट करके आपको पढ़ाऊं। तो जब मैं आपसे कम्युनिकेट करके आपको पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अगर मैं सिर्फ सिंपली चंद पैराग्राफ्स की शक्ल में आपको पढ़ाऊंगा तो बस याद करने वाली बात है, समझने वाली बात उसमें नहीं रहेगी। अब गूगल कह रहा है कि भाई बहुत कंपटीशन हो चुका हुआ है, अब आपने अपनी वेबसाइट को एक्सप्लेन करना है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ की है। यूं कह लें, वो कह रहा है कि आपने अपनी ऑडियंस के साथ बात करनी है, यानी आपने बताना है कि क्या इश्यूज हैं, वो जो इश्यूज टारगेट कर रहा है, जिन इश्यूज को लेकर वो सर्च कर रहा है, वो इशू टारगेट होने चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। जब वो टारगेट हुए होंगे आपके कंटेंट के अंदर तो फिर आपके कंटेंट में से चीजें निकलेंगी। ठीक हो गया, समझ में आ गया? चलें जी, अब आ जाते हैं आगे वापस। मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, हमने सारी वही दिखाई है उसने जो हमने लिखी हुई है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन सिर्फ इस दफा उठाया कहाँ से टेक्स्ट है उसने, मेटा में से। मैं कहा इस दफा का जो टेक्स्ट उसने पिक किया वो मेटा डिस्क्रिप्शन में से किया। पहले उसने कहाँ से पिक किया, वेबसाइट के किसी भी हिस्से से। वो हिस्सा उसने कैसे चूज किया, सर्च क्यूरी से। सर्च क्यूरी को रिलेट करता हुआ कौन सा हिस्सा है आपका। जैसे मैं आपको कुछ 2 सेंटेंस लिख कर दूं और उसके बाद आपको किताब दे दूं एक कि भाई ये वाला जो है ना, ये चैप्टर 1 में से इसको फाइंड करें, तो आप उसे फाइंड करेंगे, वो उसे रिलेट कर रहा होगा, वही फाइंड करोगे ना। तो गूगल कह रहा है कि जो लोग सर्च करेंगे, मैं आपकी पूरी वेबसाइट में से सर्च करूंगा कि उसकी क्यूरी का आंसर कहां पर है, जहां पर उसकी क्यूरी की मैच बेहतर मुझे मिलेगी, वही टेक्स्ट मैं कहां पे दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन पे। क्योंकि ऐसा करने से यूजर को ऐसे लगेगा जो मैं ढूंढ रहा था मुझे वो मिल गया। और अगर एक ही स्टैंडर्ड चीज हर दफा नजर आएगी तो यूजर कहेगा ये तो वो चीज ही नहीं है मैंने जो लिखी थी, पहले ऐसे कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा गूगल। ये डिस्क्रिप्शन देखें जरा, वही डिस्क्रिप्शन है जो अभी आई है, 100% वही है ना जी। बाद में आई है, देखें यही 2 लाइनें हमने लिखी हुई हैं बस, ओवन एक्सेट्रा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी क्यूरी को चेंज करूंगा तो अगर यही वेबसाइट दोबारा आएगी तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा डिस्क्रिप्शन इसका। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर दूं अपनी वेबसाइट में से, इस वाले पैराग्राफ को, फिर वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा कि इस क्यूरी से रिलेट करता हुआ और कंटेंट कौन सा है। क्या मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट इससे ज्यादा रिलेट करता है कि बॉडी का टेक्स्ट इससे ज्यादा रिलेट करता है? जो भी उससे ज्यादा रिलेट करता होगा ये उसी को दिखाएगा। चलिए अब जरा क्विकली आते हैं आगे। और वो हमें क्या कह रहा था कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी होनी चाहिए। हालांकि अब हमें ये पता लग गया कि मेटा डिस्क्रिप्शन प्राइमरी तौर पर तो काम कर ही नहीं रही है, सेकेंडरी तौर पर काम कर रही है। मतलब हो सकता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट आ जाए, मगर गारंटी नहीं है। हाँ, इस चीज की गारंटी ज्यादा है कि आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो अंदर से कंटेंट निकलेगा। कहां से निकलेगा? आपकी वेबसाइट के अंदर से कंटेंट निकलेगा। अब इसकी क्या लेंथ है जी, वो भी देख लेते हैं। वो सामने आ रही थी हमारे, मेरा ख्याल है खुला हुआ है कि बंद हो गया, वो पेज बंद हो गया, दोबारा खोल लेते हैं उसको। ये मोबाइल से नहीं ट्राई करना, इसको आपने लैपटॉप से या कंप्यूटर ट्राई करना है। चलें जी, इधर आए, वेबसाइट को खोलें। फाइव 80 पिक्सल्स थे वो, यहां पर 920 पिक्सल्स है। यानी मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए गूगल हमें क्या कह रहा है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 920 पिक्सल्स। इससे ज्यादा की जगह उसके पास नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं कुछ आया कि नहीं आया उसके पास। आ गया? क्या कह रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन कितनी है, 824 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या हुआ
इस जगह पर आकर हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैंने कहा इस जगह पर आकर हम अपनी नई मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहां से चेक करेंगे कि भाई 920 पिक्सल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कहां से? यहां से। यहां पर कितनी आ रही है? 824 आ रही। इसका मतलब अभी ठीक है। जैसे ही हम 920 से एक्सीड करेंगे, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिख देता हूं एक दफा फिर समझाने के लिए, सिर्फ दस्तगीर इंजीनियरिंग एक्सीड कर गया। वो कहता है भाई ये ज्यादा हो गई है। अब ये जो रेड कलर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हम एसईओ के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये हम कर इसलिए रहे हैं कि हम गूगल फ्रेंडली वेबसाइट बनाएं। जब हम गूगल फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे तो गूगल कहेगा भाई ये ठीक हुआ है। अब इसको क्या करेगा? वो टिक कर देगा गुड। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी वेबसाइट को उसने सजेस्ट कर दिया। जैसे हमने मेटा डिस्क्रिप्शन उसके मुताबिक लिखी, इसको भी वो क्या कर देगा? टिक कर देगा, गुड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 स्टैंडर्ड्स गूगल के फॉलो कर लिए। ठीक है। लेकिन इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट था वो हमने देखा है कि सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन पर रिलाई नहीं करना, बल्कि आपके कंटेंट के अंदर भी आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। जब हम कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो कंटेंट में से ही वो मैसेज निकालेगा और यूजर को दिखा देगा। ठीक है, चलें जी आ जाते हैं आगे। ये हमारा था एक काम, 2 चीजें हमने टारगेट की इससे। इसके बाद एक और एसईओ का फैक्टर जो कि हम बार बार करते रहते हैं एचटीएमएल में, क्या कर रहे थे? कर दो थोड़ी देर क्या कर रहे हैं? लिख रहे हो कॉपी पे लिखो, इतनी दिक्कत नहीं करेंगे। उसके बाद एक और फैक्टर था हेड के अंदर जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्या था भला? फेविकॉन। भाई फेविकॉन लगा लिया, इसका मतलब है एक और एसईओ का स्टैंडर्ड पूरा हो गया। यानी अभी तक हमने जो किया तो हमें पता लगा कि एसईओ के हमने 3 स्टैंडर्ड्स पूरे कर लिए। क्या किया? नंबर 1 फेविकॉन लगाया, नंबर 2 टाइटल ऑप्टिमाइज किया, नंबर 3 मेटा को ऑप्टिमाइज कर लिया, मेटा टैग के साथ भी, और कंटेंट भी हमारा अच्छा होना चाहिए। इसको तो हमने क्रॉस चेक करना है सिर्फ कि क्या होना चाहिए कंटेंट, मतलब आपकी वेबसाइट का कंटेंट, आपके वो कीवर्ड जो उस पेज पर टारगेट हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हो बस। यानी अगर मैंने 3 कीवर्ड टारगेट किए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे कंटेंट को इन 3 कीवर्ड्स को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जैसे कोई बंदा पढ़ रहा हो, उसने इम्तिहान देना हो और उसको आंसर्स चाहिए हो तो उसके अंदर से मिल जाए। ये आज की तारीख में गूगल की अपडेट्स हैं कि भाई अब आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए। अब आप देखें ना, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक वेबसाइट आप सब पकड़ लें और सब बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ें याद कर लें और कभी रैंक करनी है। अब सब लोग एक ही तरह का सब कुछ कर दें तो ऊपर कौन आएगा? फिर गूगल तो फंस गया ना। इसका मतलब गूगल को फिर नए स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे किसी एक को ऊपर लाने के लिए। तो उसने कहा कंटेंट इंप्रूव कर लें। अब जब हम कहते हैं ना कंटेंट इंप्रूव कर लें, तो अगर आप सब लोग कंटेंट इंप्रूव करेंगे तो कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता कि ये वाला कंटेंट सबसे अच्छा है। यूजर्स गारंटी देंगे कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट में कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा जो इंग्लिश अच्छी लिख सकता है तो उसने अच्छा कंटेंट लिख लिया, बल्कि वो वाला मैसेज जो यूजर ढूंढ रहे होंगे अगर कंटेंट में मिलेगा, इसका मतलब है कि वो वाला कंटेंट ज्यादा बेहतर कंटेंट है। ठीक हो गया। चलें जी अब आगे एक और टॉपिक को देखते हैं, और वो टॉपिक है कैनोनिकल का। फिर एक दफा से मुश्किल टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। प्योरली इसका पहले आपको समझना है कि ये चीज क्या है, क्या कह रहे हूं मैं इसमें हम एक्सप्लेन क्या करने लगे हैं। कैनोनिकल, इफ यू हैव द सेम, पहले सारा समझ लें मैं क्या बोल रहा हूं। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल, जो आती मैंने शुरू में भी एक बात की थी कि भाई एक ही जैसा कंटेंट अपने ही पेजेस पे लिख दोगे तो आपस में ही कंपटीशन चल पड़ेगा। कहता है अगर तो आपके पास बिल्कुल एक ही तरह का कंटेंट है, 2 पेजेस पर है, तो आप उन दोनों पेजेस का आपस में मुकाबला तो नहीं कराना चाहते ना अपने, आप तो दूसरों से मुकाबला करना चाहते हैं। और ये डुप्लीकेशन की बात भी नहीं है, किसी और का कंटेंट नहीं है, आपका ही है। पेज ए पर भी आपका कंटेंट है, पेज बी पर भी आपका कंटेंट है, पेज सी पर भी है, मगर हो क्या रहा है? ये डुप्लीकेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इन 3 पेजेस में से किसी एक पर तो ओरिजिनल है, बाकी 2 पर कॉपी है। कहता भाई अगर तो आप ये बात गूगल को नहीं बताओगे तो गूगल तो कंपीट करेगा, कंपटीशन करेगा आपके साथ ही। तो अब आपको यह बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक ही तरह का कंटेंट एक से ज्यादा पेजेस पर है तो इनमें से कौन से वाला ओरिजिनल है और कौन से वाला कॉपी है। किसको बताना है हमने? ये गूगल को बताना।
कहता है ये बताने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, कैनोनिकल का टैग। ये वाला टैग भी HTML का टैग है, मगर नहीं पढ़ा हमने, इसलिए कि इसको भी हमने उस वक्त पढ़ना था जब हमने इसका रिजल्ट नज़र आना था। ठीक है, इसका भी कोई स्क्रीन रिजल्ट नहीं था, इसलिए हमने इसको भी उस वक्त नहीं देखा जब हम HTML कोडिंग देख रहे थे। ये वाला टैग हम आज पहली दफ़ा ही पढ़ने जा रहे हैं सब लोग। पहले हमने कभी भी कैनोनिकल नहीं लगाया। ठीक है, पहले तो हमने ये समझा व्हाट इज़ कैनोनिकल, क्या है भला कैनोनिकल, क्या समझ में आया आपको? समझे बगैर इसका कोई आउटपुट नहीं आएगी। और ये SEO का बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का फैक्टर है भाई। देखें, स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो होगा ना जब गूगल ये कह रहा है कि भाई आपका एक ओरिजिनल होना चाहिए, एक कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, जबकि अगर आपने कैनोनिकल नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट मौजूद है। गूगल कंफ्यूज रहेगा, कभी एक को करेगा, कभी दूसरे को रैंक करेगा। कैनोनिकल का मतलब क्या हुआ? वो ये कहता है कि आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट URLs पर कुछ कॉपी कंटेंट पड़ा हुआ है, उसे हम ये बताएंगे कि कौन से वाला असल है और कौन से वाला कॉपी है। तो जब गूगल का क्राउलर इंडेक्सिंग करने आएगा तो वो इंडेक्सिंग में किसको लाएगा? सिर्फ असल वाले को लाएगा, कॉपी वाले को नहीं लाएगा। ये बताना है हमें। समझ में आ गया क्या होता है कैनोनिकल? यानी कि दो कंटेंट हैं, असल कौन से वाला है और मेंशन कैसे करेंगे? मेंशन ऐसे करेंगे कि बताएंगे कि भाई ये जहां पर मैं मौजूद हूं ना ये कॉपी है, और एक और URL मेंशन करूंगा टैग में, ये वाला असल है। बताना कैसे इसको भी देखते हैं। कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेंगे क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। अच्छा, इससे आगे बढ़ाने से पहले हम एक और चीज देखते हैं कि हम जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं, आप अभी वेबसाइट की ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसी है ना? तो जो वेबसाइट का होम पेज है, आप सब लोग कैसे खोलते हो घर में? अपने अपने कंप्यूटर्स पर वेबसाइट का होम पेज कैसे खोल रहे थे? डबल क्लिक करके वेब नहीं होम पेज लोकल कंप्यूटर पे कैसे खोल रहे थे? गुड, जोर से बोलो, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। इंडेक्स की फाइल को खोलते थे, ऐसे ही है ना? आप इंडेक्स की फाइल को खोल रहे थे तो क्या हो रहा था? होम पेज खुल रहा था। जब हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं तो आमतौर पर आप इंडेक्स की फाइल तो खोलते ही नहीं है। आप क्या करते हो? www.abc.com xyz.com, भाई जो भी वेबसाइट का नाम है लिख दिया। चलिए इधर आते हैं आप जरा, फिर स्क्रीन पर आए। मैं इसी वेबसाइट की बात करता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। एंटर, वेबसाइट खुल गई ना? ओके, अब मैंने क्या किया, इसके होम बटन पे क्लिक किया। ये होम का बटन भी है शायद, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ? URL फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? उसी जगह पर था ना, मैं सिर्फ होम का बटन दबाया एक तरह से। अच्छा, तो URL तो दो नहीं हो गए, फिर पेज तो नहीं चेंज हुआ? पेज तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। एक दफा फिर देख लेंगे क्या पेज चेंज हुआ। मैं इसका जूम छोटा करके दिखाता हूं आपको। अब मैं क्या करता हूं, इसको वापस वही कर देता हूं। पहले ये पॉइंट जब तक आपको समझ में नहीं ना आएगा, उस वक्त तक आपको कैनोनिकल का पर्पस समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो SEO को सारे को समझ रहे होते हैं, बस उन्हें कैनोनिकल नहीं समझ में आता कि ये क्या चीज़ है। प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं, फिर भी नहीं कैनोनिकल समझ। इसलिए कैनोनिकल के कॉन्सेप्ट को पहले समझना है आपको। होम पेज पे आ गए, पेज देख लें कैसा है। सिंपल है, ऐसे ही पेज है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, होम पे क्लिक कर दिया। बेशक मैं इस बटन पे क्लिक कर दूं। अब क्या हुआ ऊपर से? पहले URL देखें, URL बदला, बिल्कुल बदल गया। 100% URL चेंज हो गया। ये वही URL आ गया जो आपके पास है, जो आप अभी तक आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन नीचे क्या हुआ? कुछ हुआ? 100% वही चीज है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक ही वेबसाइट है, वो दो URL से खुल रही है। पहला डोमेन नेम, दूसरा डोमेन नेम / इंडेक्स फाइल। बेसिकली तो आपकी वेबसाइट का होम पेज कहां पर सेव हुआ है? इंडेक्स की फाइल में। और इंडेक्स की फाइल के अंदर ही सारे हाइपरलिंक्स बने हुए हैं, वहीं से आप दूसरे पेजेस पर चले जाते हो। अब क्या हुआ? यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसका जो होम पेज है उसके दो पेज हैं, उसके दो URL हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब उसके, और ये आपकी वेबसाइट के नहीं, ये हर दुनिया की हर वेबसाइट के साथ ऐसे ही है। यानी कि दुनिया की हर वेबसाइट के दो URL होंगे, एक इंडेक्स वाला और एक डोमेन वाला। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल तो कंफ्यूज हो गया कि भाई इसमें से असल वाला कौन से वाला है।
अब अगर मैं ये कहूं कि फिजिकली असल वाला कौन सा है, फिजिकली जिसपे हम काम करते हैं, इंडेक्स, गुड। फिजिकली असल वाला कौन सा है, इंडेक्स वाला। दूसरा तो वर्चुअल एड्रेस बना हुआ है कि जैसे ही हमने वेबसाइट को अपलोड किया तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स की फाइल चल पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, www.abc.com फिजिकल एड्रेस नहीं है, वेबसाइट का एड्रेस नहीं है। वैसे तो फिजिकल एड्रेस है मगर वेबसाइट का फिजिकल एड्रेस नहीं है, बल्कि एक वर्चुअल एड्रेस है जो एक खास फाइल की तरफ ले जाता है आपको। अब यही बात आपको गूगल को बतानी है कि भाई ये दो यूआरएल्स हैं, abc.com और index.html, इनमें से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। अच्छा, अब आप समझ रहे होंगे कि हमें abc.com को कॉपी कर देना चाहिए, इंडेक्स को कॉपी, क्योंकि दूसरा तो एक्सेसिबल ही नहीं है, उसमें जाकर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसमें तो हम कुछ टाइप भी नहीं कर सकते हैं। हम टाइप किस में कर सकते हैं, इंडेक्स में। हम इंडेक्स की फाइल खोलेंगे, उसके अंदर कैनोनिकल का टैग लगाएंगे और टैग में मेंशन कर देंगे कि भाई ये जो फाइल है ये कॉपी है और जो मैं बता रहा हूं वो ओरिजिनल है। जी समझ में आया कैनोनिकल क्या होता है। अब आते हैं जरा आगे, ये लगता कैसे है पहले पीडीएफ में देखो जी, थोड़ा सा इसका जूम बड़ा करो जी, लाइन नंबर पे ना जाइएगा, ये पीडीएफ है, ठीक है, उधर नहीं। अभी मैं कोड खोलूंगा फिर लाइन नंबर पे जाना है। ये तो पीडीएफ खुला हुआ है, स्क्रीनशॉट है, किसी भी जगह से आया हुआ है, उधर से आया भी नहीं हुआ। हाँ, गलत फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना। ये पढ़ना है सिर्फ। लिंक सबसे पहले समझ में आ गया, कैनोनिकल के लिए टैग कौन सा है, लिंक का टैग है। लिंक का टैग पहले भी किसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए, फेविकॉन के लिए भी इस्तेमाल हुआ, कैनोनिकल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लिंक, लिंक के आगे देखें एट्रीब्यूट, फिर वही आ गया रिलेशन वाला, उधर शॉर्टकट आइकन था तो यहां पर क्या आ गया, कैनोनिकल। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, आगे क्या आ गया, href। अब हम ये बताने जा रहे हैं ना, अब देखिए हम कहां पर थे, इंडेक्स की फाइल में, उसके हेड पोर्शन में जाकर हमने टैग कौन सा लगाया, लिंक का, नहीं टैग कौन सा लगाया, कहां पर लगाया, बॉडी में नहीं लगाना, जेन में रखना है। ये कहां पे लगना है, 100% हेड में। भाई आपको पहले भी पता है कि लिंक का टैग जब पहले यूज किया था वो भी हेड में ही था, ये भी हेड में ही है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। अब क्या बता रहे हैं आगे, फाइल कौन सी है, index.html। आगे क्या करेंगे, href इक्वल्स टू एग्जैक्टली अपनी वेबसाइट का यूआरएल, https जो भी उसका वेबसाइट का यूआरएल है उसे कॉपी करें, यहां पर सिंपली पेस्ट कर दें। क्या कहा हमने अब गूगल को, हमने कहा भाई ये जो इंडेक्स की फाइल है, क्या कहा, ये जो इंडेक्स की फाइल है ये क्या है, पीछे वाले लोग बताएं ना, आप बताओ, इंडेक्स की फाइल क्या है जी, ओरिजिनल है। अच्छा नहीं, गलत हो गया काम, नहीं है, ओरिजिनल नहीं है जी। आप लोग बताएं, वो पीछे वाले बताएं, इंडेक्स की फाइल क्या है, ओरिजिनल है कि कॉपी है। जिसके अंदर कैनोनिकल लगना है वो कॉपी है, 100%। ये अंडरस्टूड समझ लें। हम ये कह रहे हैं कि इंडेक्स की फाइल कॉपी है, href में जाकर फिर मैं वो यूआरएल दूंगा। यूआरएल कौन सा है, देखिए अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा abc.com/index.html, ठीक है, ये फिजिकल फाइल है। abc.com ये क्या है, ये वर्चुअल एड्रेस है। अब मैं चेंज किस में कर सकता हूँ, वर्चुअल का मतलब है जो चीज नजर ही नहीं आ रही, भाई उसमें कैसे चेंज करूंगा, चेंज तो मैं किसी फिजिकल में करूंगा ना। तो मैं इंडेक्स की फाइल में जाऊंगा और वहां पर जाकर क्या मैसेज दूंगा कि भाई ये वाली जो फाइल है ये कौन सी है, कॉपी है। यानी सिंपल ये बता दिया हमने कि जहां पर भी कैनोनिकल लिखा जाएगा वो कौन सी फाइल होगी, कॉपी फाइल होगी। उसमें आप खुद बता रहे हैं कि भाई ये कॉपी है। और href के अंदर हम क्या बता रहे होंगे, यूआरएल, कि भाई ये वाला यूआरएल ओरिजिनल है। और उस यूआरएल में क्या आएगा, वेबसाइट का यूआरएल। जरा चेक करें इस वेबसाइट में क्या ये कैनोनिकल का टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जी नजर आ गया मेरा ख्याल है स्क्रीन पे। अब लाइन नंबर नोट करें,
लेकिन ये वेबसाइट का लाइन नंबर है, लाइव वेबसाइट का, ठीक है। ये आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट का लाइन नंबर नहीं है। ये कैसे आपने ढूंढना है, आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसके हेड में जाएं, वहां पर आपको नजर आएगा कैनोनिकल लगा हुआ। जी इधर कहाँ लगा हुआ है कैनोनिकल? लाइन नंबर 13 में लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू, देखें ये क्या आ रहा है आगे से, एग्जैक्टली वेबसाइट का यूआरएल मैंने ऊपर से प्ले करके कॉपी किया और यहां पे लाकर पेस्ट कर दिया, बस। अब इसका हुआ क्या, गूगल को क्या मिला इससे? गूगल का कंफ्यूजन खत्म हो गया कि भाई दो वेबसाइट्स हैं जो लाइव हैं, एक ABC प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org और एक प्रोफेशनल किचन .dckitchen.org/index.html। अब ये लिखने से गूगल को पता लग गया कि भाई ये जो इंडेक्स वाली फाइल है ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ओरिजिनल फाइल सिर्फ यूआरएल है, वेबसाइट का नाम ओरिजिनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब गूगल मेरी वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर देगा, अदरवाइज वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स ही नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट के इंडेक्स ना होने की सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि आपने कैनोनिकल का टैग इस्तेमाल नहीं किया होता, और कैनोनिकल का टैग एसईओ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। यानी अगर किसी ने कैनोनिकल नहीं लगाया, सब कुछ कर लिया, तो मतलब वेबसाइट तो इंडेक्स ही नहीं हो रही। जब वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी तो रैंक कैसे होगी? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब यह है कि भाई गूगल आपकी वेबसाइट को टॉप पे करता है ना, किसी की वेबसाइट को दिखाता भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास कोई ना कोई इसने भी तो बनाया होगा। जैसे आप सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं एग्जाम लूंगा, ठीक है, इवेल्युएशन कर देता हूँ, टॉप 10 स्टूडेंट्स निकाल लेता हूँ, तो 11वें स्टूडेंट को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। इसका मतलब हमने उसे इंडेक्स ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो बेसिक क्राइटेरिया पे भी सपोज पूरा नहीं उतरा, मतलब उसने कोई एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो इसी तरह जो गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो उसको छोड़ देगा। गूगल का अपना एक सर्वर है जिसका नाम होगा इंडेक्सिंग सर्वर, वो उस सर्वर पर जाकर सिर्फ उन वेबसाइट्स को ऐड करता है जो रैंक कर रही होती हैं। और उस सर्वर का काम क्या है, वो सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि कितनी वेबसाइट्स हैं जो मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। तो जो वेबसाइट स्टैंडर्ड्स को ज्यादा पूरा कर रही होंगी उसमें क्या होगा, भाई एक्सेल में काम नहीं करते हैं, हाँ, रिजल्ट कार्ड बनाया, बच्चों का रिजल्ट इनपुट कर दिया, एक के नंबर आए 70, एक के नंबर आए 80, एक के नंबर आए 10, एक के नंबर आए 5, हाँ। उसके बाद वो सॉर्ट की कमांड ऊपर लगी होती है ना, सॉर्ट लगाया, मैंने कहा भाई डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा, जिसके सबसे टॉप के नंबर होंगे वो ऊपर आ जाएगा और जिसके सबसे कम नंबर होंगे वो नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह गूगल के पास भी उसका इंडेक्सिंग सर्वर है जो ये काम करने लगा हुआ है। काम कैसे होने लगा हुआ है, गूगल अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करने लगा हुआ है, सॉर्टिंग नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड्स चेक कर रहा है। तो जो ज्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो करते जा रहे हैं वो नीचे से यूं ऊपर आते जाते हैं, और जिसके स्टैंडर्ड्स कम होते जाते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ को चला जाता है। इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, बट बिफोर इंडेक्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्राउलिंग। यानी कि इंडेक्सिंग से पहले क्राउल करेगा, क्राउल करने के बाद उसको इंडेक्स करेगा, यानी तरतीब लगाएगा। यानी तरतीब कब लगेगी, जब क्राउल होगा। अगर कोई क्राउल ही नहीं होगा, यानी मैं कह रहा हूं ना कैनोनिकल लगा तो उसने क्राउल ही नहीं करना, तो जब वो क्राउल ही नहीं कर रहा तो इंडेक्सिंग का तो कोई सोचे भी ना। यानी वो किसी भी नंबर पर उसकी वेबसाइट सर्चिंग में नहीं आएगी, अलबत्ता www लिखने से जरूर आ जाएगी, यानी www.abc.com आ जाएगी भाई, लेकिन कीवर्ड के ऊपर, सर्च क्यूरी के ऊपर वो वेबसाइट नजर नहीं आएगी। ठीक हो गया? आई होप के समझ में आ गया सबको कैनोनिकल क्या होता है, कैसे लगा हुआ है। लिंक रिलेशन पहले आप करते होते थे रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, इस दफा आपने कर दिया रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। ठीक है, ये कहीं नजर नहीं आ रहा, ये वाला कोड की आउटपुट कोई भी नहीं है। ये ना हो कि आप लगा कर कहें अपना रन करके देखते हैं क्या हुआ, इसका स्क्रीन पे तो कुछ भी नजर नहीं आना। भाई ये मैसेज किसको दिया है, गूगल को मैसेज दिया है। और मैसेज कब जाएगा, जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी। अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी, लोकल पड़ी हुई है, तो इसका तो कोई फायदा नहीं ना। ये तो नहीं कंप्यूटर में वेबसाइट रखी 4 महीने के लिए और कह रहे हैं रैंक नहीं हो रही भाई। हाँ, रैंक तो तभी होगी ना जब डोमेन खरीदोगे, होस्टिंग लोगे। कंप्यूटर पे जितनी अच्छी मर्जी एसईओ करके रख लो, रैंक तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, जैसे टाइटल था नजर आता था, मेटा डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आती, टाइटल नजर आता था। इसीलिए हमने शुरू के HTML लेक्चर्स में हमने मेटा डिस्क्रिप्शन को नहीं देखा था, क्योंकि उसने नजर ही नहीं आपको आना था। हम कर भी देते तो आपने कहना कहाँ गई, दिखनी नहीं थी। आज हमने उसको कॉन्सेप्ट से समझा है, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी किसके पास गई है, क्राउलर के पास। इवन टाइटल भी गया है, मगर टाइटल यूजर्स को भी नजर आ रहा था।
टाइटल भी क्रॉलर के पास गया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्रॉलर के पास गई, फेविकॉन भी क्रॉलर के पास गया, और अभी कैनोनिकल भी क्रॉलर के पास चला गया। ठीक है, ये जिस स्लाइड को मैंने खोला था, अगर आप वहाँ पर एसईओ वाली नोट्स को अनजिप करोगे तो उसमें ये सारी स्लाइड्स खुल जाएंगी, और उसमें टाइटल की स्लाइड भी आएगी, और अगली क्लास में जो हम स्लाइड पढ़ रहे होंगे वो वाली स्लाइड भी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। ठीक।